हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं ज़ेक मोहम्मद स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग एक पात्रता परीक्षा से रिलेटेड ये जो सेशन है, साथ में ही आप अगर बात करें तो बाकी एग्जामिनेशन में आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आपका जो है वो ईएमआरएस या बाकी एग्जामिनेशंस में भी आपको आर के नारायण से रिलेटेड जो है वो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं। यूजीसी नेट में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस तरीके का कैरेक्टर रहा या कौन सी बातें आपको मूल तौर पे पता होनी चाहिए, ये जो सेशन है वो लगातार आने वाले 2 सेशंस के पहले, जैसे हमारा हमेशा से एक मॉडल रहा है एग्जाम में जो है वो क्लासेस के लिए, कि हम पहले राइटर का इंट्रोडक्शन करते हैं एक वीडियो में, उसके बाद में जो है वो टॉपिक चलता है। तो हमारे सिलेबस में यानी मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग एक पात्रता परीक्षा में 2 टॉपिक हमें दे रखे हैं। एक दे रखा है द गाइड और दूसरा दे रखा है स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो दोनों के ही राइटर कौन है? आर के नारायण साहब हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आर के नारायण साहब के बारे में, उसके बाद में चलेंगे आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके जीवन परिचय को लेकर। और जब जब नारायण साहब की बात आए तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, एक क्वेश्चन जो रैंडमली लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि मालगुडी नाम का फिक्शनल प्लेस है ना, द फिक्शनल प्लेस दैट इज कॉल्ड मालगुडी इज रिलेटेड टू, वो किससे रिलेटेड है? तो वो आर के नारायण साहब का जो है वो क्रिएटेड या फिक्शनल जो है वो प्लेस है आपका, कौन सा? मालगुडी। दूसरा, इन्हें क्या कहा जाता है? कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंटन चेको ऑफ साउथ इंडिया, है ना, या चेको ऑफ साउथ इंडिया, कि साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का एंटन चेको किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का एंटन चेको भी जो है वो आर के नारायण साहब को ही कहा जाता है। इनके जीवन परिचय को लेकर अगर बातचीत शुरू करें, उससे ठीक पहले मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग एक के लिए 2 बुक्स हैं, दोनों में थोड़ा सा जो है वो चेंजेस रहे, इसलिए हमने जो है वो डिले कर दिया। बाकी ये जुलाई की शुरुआत में लॉन्च होनी थी, अभी ये थोड़ा सा टाइम लेके आपके पास में पहुंच रही है। कुछ बच्चों को आउट ऑफ स्टॉक दिखा रही है, लगातार वो मैसेज कर रहे हैं, परेशान मत होना। ये पूरी तकरीबन जो है वो 525 पेज का जो है वो पुलिंदा है, जिसमें लिटरेचर और ग्रामर की थ्योरी, साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो 50-50 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के दिए हुए हैं। थ्योरी आप देखोगे तो आप कहोगे सर A1, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। वो सारा इंक्लूड किया, पूरा लिटरेचर इंक्लूड किया हुआ है इसमें। तो लिटरेचर की टेंशन तो छोड़ ही देनी है, ग्रामर की पूरी थ्योरी मिल जाएगी, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, तो उसकी परेशानी भी नहीं लेनी है। ये बुक साथ में ही लॉन्च हो रही थी, लेकिन कुछ जो है वो मूल कारणों की वजह से हम इसको लॉन्च नहीं कर पाए, और अब ये बुक 15 अगस्त के बाद में लॉन्च होगी। जिन लोगों ने पहले ऑर्डर कर दिया था वो भी परेशान ना हो, अगर आपने दोनों बुक का पेमेंट एक साथ कर दिया है सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसे तकरीबन 100 से 150 लोग हैं जिन्होंने डे 1 ही इसका ऑर्डर कर दिया था दोनों बुक का, तो आप परेशान मत होना। आप जो है वो ये बुक आपके पास में जल्दी ही पहुंच जाएगी, हम अपने एंड से इसको दोबारा आपके यहां पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसमें तकरीबन 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बच्चे को इधर उधर के यूट्यूब चैनलों पर या वेबसाइट्स पर या फ्री के जो है वो व्हाट्सएप ग्रुपों में घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। 5000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें आपको जो है वो दिए जाएंगे, ग्रामर भी होगी, वोकेबलरी भी होगी, और साथ साथ में आपका लिटरेचर भी होगा। दोनों बैच जो है वो चल रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वो लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार क्लासेस चल रही है। शाम को लाइव क्लास का टाइम 9 से 10 बजे का है। लिटरेचर चल रहा है, ग्रामेटिकल पोर्शन चल रहा है। ग्रामर में भी याद रखना कि इसको इजी जो है वो मत लेना। अगर आपको लगता है कि ग्रामेटिकल पोर्शन को मैं इजी वे में ले लूंगा तो आप थोड़ा सा पिछला पेपर देख लेना प्रीलिम्स का, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ग्रामर भी उतना ही वेटेज रखेगा। साथ में ग्रामर आपको एक ही बार तैयार करनी है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ऐसा थोड़ी है कि हम हर बार नए बैच परचेज करते फिरेंगे, नया जो है वो कोर्स करते फिरेंगे एक बार। तो ऐसा होना चाहिए कि सर बस फर्स्ट मस्ट बी द लास्ट। तो ये आपका प्रीलिम्स है, और ये आपका जो है वो 1999, जिसमें टेस्ट सीरीज, नोट्स, आपका प्रैक्टिस बैच, ये सब कुछ मिल जाएंगे। और साथ साथ में आपका जो है वो ये है 1999। मैसेज करना है 7410928696 पर। अगर आपको बुक या फिर बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। डन। और मेंस का बैच मेंस एग्जाम तक रहेगा। प्रीलिम्स का बैच की जो है वो वैलिडिटी एक साल तक है। मेंस के बैच में 2 टेस्ट सीरीज फ्री हैं, 2 प्रैक्टिस बैच फ्री हैं, और 2 ही कोर्स फ्री हैं, यानी प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर किए जाएंगे, और इसकी वैलिडिटी भी मेंस एग्जाम तक है। चलो भैया, अब शुरू करते हैं हमारे साउथ इंडिया के एंटन चेकोव के बारे में। इनके अगर लाइफ स्पान की बात की जाए, इनके जीवन से रिलेटेड बात की जाए, तो उनका पूरा नाम, आर के नारायण का पूरा नाम जो है वो रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर जो है वो नारायण स्वामी है।
सर इनके नाम में खास बात है ना, ये साउथ इंडिया के हैं तो वहां अपने जो है वो पिता का नाम जो है वो साथ में रखते हैं। लेकिन सबसे पहला नाम जो है वो कई बार एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि ये जो नाम है इनका पूरा, इसमें रासीपुरम क्या है। तो रासीपुरम जो है वो आर के नारायण स्वामी का, आर के नारायण का जो है वो क्या है सर, गांव है, विलेज है, क्या है, विलेज है, गांव का नाम है रासीपुरम, गांव का नाम है रासीपुरम। तो इनका नाम क्या हो गया आपका, राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। तो क्या हो जाएगा, आर के नारायण, है ना, आर के नारायण, यहां से शॉर्ट फॉर्म बनी हुई है इनकी, आर राशीपुरम से, के कृष्ण स्वामी से, और नारायण आपका आर के नारायण। तो सबसे पहले एक पॉइंट। चल अब बात करते हैं कि सर इनका बर्थ, इनकी डेथ जो है वो कब से कब तक इनका जीवन काल रहा। तो काफी अच्छा जो है वो इन्होंने अपना जीवन जिया। 1906 10 अक्टूबर 1906 में इनका जन्म होता है मद्रास में, जो अब चेन्नई बन चुका है। और ये ब्रिटिश शासन के समय की हम बात कर रहे हैं, है ना, 1906 यानी आपका बिफोर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता से पहले इनका जन्म होता है। और मृत्यु अभी इनकी जो है वो आपका 2001 में जो है वो मृत्यु होती है। मृत्यु से ठीक एक साल पहले इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा जाता है, जो सन 2000 में था, जो सन 2000 में था। इनको क्या दिया जाता है, पद्म विभूषण भी इनको दिया गया इनकी सेवाओं के लिए, इनके साहित्य के जो है वो वर्क के लिए, जो भारत का सर्वोच्च जो है वो दूसरा बड़ा पुरस्कार है ना, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, उसके बाद में आता है भारत रत्न। तो भारत का सर्वोच्च जो है वो सेकंड नंबर का पुरस्कार भी इन्हें सन 2000 में दिया गया। ठीक है, मृत्यु इनकी जो है वो 13 मई 2001 को चेन्नई तमिलनाडु में हुई। और नेशनलिटी इनकी जो है वो इंडियन है, जो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। तो यहां से सिंपल हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सर राशीपुरम इनके गांव से रिलेटेड है। अगर बाय द वे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो पता होना चाहिए। 10 अक्टूबर 1906 यानी इंडिपेंडेंस के पहले इनका जन्म हुआ और 13 मई 2001 को इनकी मृत्यु हुई। अब बात करते हैं इनके कुछ खास फैमिली बैकग्राउंड को लेकर, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें पूरे फैमिली बैकग्राउंड में सबसे खास जो कैरेक्टर आपको नजर आएगा वो नजर आएगा इनकी पत्नी राजम का, इनकी पत्नी राजम का, जिनसे इनकी शादी हुई थी 1930 में। 1930 में जो है वो ये शादी होती है और 1939 में टाइफाइड की वजह से जो है वो राजम की मृत्यु हो जाती है। अब थोड़ा मैं इसको वापस फ्लो में लाता हूं। जन्म आपका जो है वो, उसके बाद में मृत्यु, 1906 में जन्म लेके 1906 में जो है वो जन्म हुआ और आपका 2001 में मृत्यु। अब इसके बीच क्या क्या होता है वो सारी बातचीत करते हैं। तो जन्म के बाद में स्कूलिंग की अगर बात करें, या इनके जो है वो फादर साहब की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो इनके पिता जो है वो एक स्कूल के हेडमास्टर रहे, थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन स्कॉलरली जो है वो इन्वायरमेंटल थे, यानी दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो उन्हें दिखाया गया है। इनकी माता जो है वो एक ट्रेडिशनल हिंदू होम मेकर थी, यानी हाउसवाइफ थी, जो है जैसा कि ट्रेडिशनल हिंदू एक भारतीय नारी। इनका जो बचपन है, ग्रोअप जो है वो ये मद्रास में हुए हैं, मैसूर में, आपका मद्रास एंड मैसूर, ऑफन अवे फ्रॉम पेरेंट्स इन अर्ली ईयर्स। ठीक है, और उसके बाद में बात आती है कि सर इनमें से सबसे ज्यादातर जो है वो क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है या तो इनकी पत्नी का नाम पूछ लेते हैं, है ना, बहुत बेसिक सेंस में बात कर रहा हूं, बेसिक सेंस में इनकी पत्नी का नाम भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इतने इन्फ्लुएंस थे, अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उसकी मृत्यु के बाद में बहुत यंग एज में जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। 1930 में शादी हुई, 1939 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में जो है वो आर के नारायण ने दोबारा शादी ही नहीं की। हालांकि घर वालों ने भी इनको कहा कि भाई दोबारा तुम्हें रीमैरिज करनी चाहिए, रीमैरी कर लो, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा अपनी पत्नी के प्रति बहुत सारा प्रेम है। फिर इन्होंने जितने भी नॉवेल जो है, या शॉर्ट स्टोरीज की अगर हम बात करें, नॉवेल्स की अगर हम बात करें, या अपने जो है वो वर्क्स की बात करें, तो उनमें आपको इंपैक्ट दिखाई देगा राजम का। जैसे इनका एक बहुत ही फेमस नॉवेल है मध्य प्रदेश के शिक्षक वर्ग 2 मेंस का जो है वो पार्ट है, और वो है आपका द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश टीचर में भी इन्होंने राजम को ही कैरेक्टराइज करते हुए एक नया जो है वो कैरेक्टर डेवलप किया अपनी पत्नी के तौर पे। तो इनकी पत्नी जो है उनका नाम राजम था, उनकी पत्नी का नाम राजम, जिसकी मृत्यु 1939 में, और 1930 में इनकी क्या होती है, इनकी मैरिज होती है, शादी होती है। हर लॉस प्रोफाउंडली अफेक्टेड हिज राइटिंग, है ना, इनकी जो है वो
प्रोफाउंडली हर लॉस प्रोफाउंडली अफेक्टेड हिज राइटिंग। उसकी जो मृत्यु के बाद में मतलब काफी टाइम तो जो है वो ये बहुत परेशान रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है वो संभले भी। और उसका एकमात्र कारण मतलब ऐसा दिखाया गया है। इनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में मैं थोड़ा आपको जो है वो ब्रीफ कर रहा हूं कि 1930 में शादी होती है, अपने किसी कजन के यहाँ जाते हैं, उनको वहां जो है वो आपकी राजम पसंद आती है, फिर ये शादी के लिए बातचीत होती है और शादी हो जाती है। उसके ठीक बाद में जो है वो चर्चा होती है 1939 में इसकी मृत्यु हो जाती है। काफी दुखी होते हैं, रीमैरी नहीं करते हैं, काफी दुखी हुए रहते हैं या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है वो जाने का प्रयास करते हैं। उसके साथ साथ में ही इनकी एक जिम्मेदारी इनको दिखाई पड़ती है जिसका नाम है हेमा। हेमा आर के नारायण और राजम की बेटी का नाम है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार। हेमा के साथ में एक ऑप्शन दिया हुआ आएगा लीला, है ना। क्या दिया हुआ आएगा? लीला दिया हुआ आएगा। अब बच्चा कहता है कि साहब इनकी बेटी का नाम तो जो है वो लीला है। अरे भाई, लीला जो है वो द इंग्लिश टीचर जो इनका नोवेल है, द इंग्लिश टीचर इनका जो नोवेल है, उस नोवेल में जो इनकी बेटी का नाम दिखाया गया है, इन्होंने कैरेक्टर यूज किए, तो उनकी बेटी का जो नाम है वो क्या है? वो आपका लीला है, ना कि आपका हेमा। तो ये लीला द इंग्लिश टीचर में जो कैरेक्टर दिखाया गया उसकी बेटी का नाम है। हालांकि वो कैरेक्टर ऑटोबायोग्राफिकल दिखाई पड़ता है, मतलब कुल मिला के वो पूरा का पूरा जो बातचीत है जो द इंग्लिश टीचर में हुई है वो किससे इंपैक्टेड दिखाई पड़ती है? आर के नारायण के खुद के जीवन से जो है वो जुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। तो लीला द इंग्लिश टीचर में इनकी बेटी का नाम है नोवेल के अकॉर्डिंग, और वास्तविक नाम जो है वो इनकी बच्ची का हेमा है। इनकी बच्ची का क्या है? हेमा है। अब बात करते हैं इनकी अर्ली एजुकेशन के बारे में। तो अटेंड किया इन्होंने महाराजा कॉलेज जो मैसूर का है, और वहां से आर्ट्स में इन्होंने डिग्री प्राप्त की। उसके बाद में स्ट्रगल टू पास अर्ली एग्जाम। शुरुआती दौर में ये बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए इनको पास करने में भी काफी सारी समस्याएं रही एग्जाम को। फेस्ड रिजेक्शन इन पब्लिशिंग अर्ली वर्क्स। ये भी बहुत अच्छी बातचीत जो है वो, आप अगर इस बात को समझना चाहो, ये तो बड़ी लंबी कहानी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, शुरुआती दौर में जब आर के नारायण साहब ने लिखना शुरू किया तो इन्होंने जब अपना सबसे पहला वर्क लिखा, इनका सबसे पहला और आपका फेमस वर्क है स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसको लिखा कब गया? इसको 1930 में इन्होंने इसकी मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर ली थी, प्रतिलिपि जो है वो आपका तैयार कर ली थी। सुनना, ध्यान रखना इस बात का। 1930 में ये जो है वो रेडी था, आपका जो है वो रिटर्न था, लिख दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इनको ये हुई कि इनको कोई पब्लिशर नहीं मिला, इनके वर्क्स जो है वो पब्लिश नहीं हुए। इन्होंने भारत में इसको लिखा। जब स्वामी एंड फ्रेंड्स को लिखा गया 1930 में, तो उसके बाद में लंदन में, है ना, इसको पब्लिकेशन के लिए कहां भेजा गया? पब्लिकेशन के लिए इसको लंदन भेजा गया। पब्लिकेशन के लिए कहां भेजा गया? आपका जो है वो लंदन भेजा गया। और लंदन किसके हाथ भेजा? यहां इनका एक दोस्त रहता था, आर के नारायण का जो है वो एक दोस्त, जिसका नाम था पूर्णा। क्या नाम था? पूर्णा, जिसका नाम था पूर्णा। इन्होंने उसको भेजा पूर्णा को कि भाई तू जो है वो लंदन में इसको क्या करवा दे? पब्लिश करवा दे। उन्होंने बहुत प्रयास किया, उसको लंदन में अलग अलग पब्लिकेशन से बात की, लेकिन उन्होंने इसे नकार दिया। आखिरकार काफी सारी जो है वो जहमत उठाने के बाद में, मशक्कत के बाद में ये नॉवेल पब्लिश हुआ। और इस नॉवेल को पब्लिश करवाने में ये भी पूछा जाता है कि आर के नारायण का पहला नॉवेल, जिसका नाम आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स है, उसको पब्लिश करवाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो ग्राहम ग्रीन जो है आपके, ग्राहम ग्रीन जो है वो कौन है? ग्राहम ग्रीन एक आपके राइटर हैं, इंग्लिश राइटर हैं। और इन्होंने जो है वो सबसे पहले इनके वर्क को कंसिडर किया, इनके काम को कंसिडर किया, स्वामी एंड फ्रेंड्स को कंसिडर किया और उसको छपवाया। उसको जो है वो छपवाने के लिए दिया गया। और उनकी हेल्प से जो है वो हैमिल्टन जो है वो आपका पब्लिकेशन ने इनका सबसे पहला जो वर्क है वो छापा था, है ना। हैमिल्टन पब्लिकेशन आपका हैमिल्टन जो है हैमिश हैमिल्टन, इसका पूरा नाम क्या है? हैमिश हैमिल्टन। देखो, ये सारी जो है वो बातचीत मैं यही बता दे रहा हूं ताकि आपको बहुत सारी चीजें पहले से प्लॉट आपका क्लियर हो। भाई बहुत सारी बातें हैं। ये जो है वो पब्लिकेशन है,
ये इसके जो है इसके पब्लिशर हैं। इसके कौन है? पब्लिशर है। अब देखो इस कहानी को मैं वापस से दोहराता हूं। टॉम एंड फ्रेंड्स लिखा 1930 में, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट तैयार थी लेकिन छप नहीं पाया। पब्लिकेशन के लिए इन्होंने भारत से उसको लंदन भेजा, अपने दोस्त पूर्णा के पास में, उसको कहा कि आप इसे लंदन में पब्लिश करवाओ। उसने प्रयास किए लेकिन बार बार रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन मिलता गया लेकिन वो प्रयास करता गया और आखिरकार इनका वर्क जो है वो ग्राहम ग्रीन के हाथ लगा। और ग्राहम ग्रीन ने जब उस वर्क को देखा तो वो काफी इन्फ्लुएंस्ड हुए। सबसे पहली बात तो उन्होंने इसका नाम जो है, ये भी मजेदार बात है जो मोस्टली लोगों को नहीं पता, कि ग्राहम ग्रीन ही वो व्यक्ति हैं जिसने पहली बात तो इनके इस नॉवेल को पब्लिश करने में मदद करवाई। और ग्राहम ग्रीन ने ही इसका टाइटल जो है वो चेंज करने की सलाह दी थी। यानी इस स्वामी एंड फ्रेंड्स जो नॉवेल है उसका टाइटल जो है वो पहले क्या था? स्वामी आपका जो है वो एंड स्वामी एंड टेटी, TAT, जिसका अर्थ होता है कि उसके जैसे, है ना, उसके जैसे व्यवहार के, मतलब स्वामी के जैसे ही व्यवहार के। फिर इन्होंने ही सजेस्ट किया कि भैया आप जो है वो टाइटल का नाम चेंज करो, और टाइटल का नाम जो है वो आप स्वामी एंड टेटे लिखने के बजाय जो है वो टटे लिखने के बजाय क्या लिखेंगे? स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखेंगे। तो ये नाम भी अगर आपको मान लीजिए किसी बहुत डेप्थ एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए कि स्वामी एंड फ्रेंड्स नाम जो है वो ग्राहम ग्रीन का सजेस्ट किया हुआ टाइटल है। और इन्होंने ही इस पब्लिकेशन को जो है वो हेल्प की थी कि भाई ये बुक जो है, इनका नॉवेल जो है वो पब्लिश हो जाए। इज इट? अब इनके बारे में बातचीत करेंगे। और स्वामी एंड फ्रेंड्स को पब्लिश करने वाली पब्लिशर कौन थे? हैमिश हैमिल्टन। चलो भैया, यहां इवेंचुअली गेन्ड फ्लुएंसी इन इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन वाइल स्टेइंग रूटेड इन इंडियन इडियम्स। धीरे धीरे, मतलब कहने का अर्थ ये है कि इनके काम में इनका हाथ इतना बेहतरीन होता गया, ये फ्लुएंसी इनकी इंग्लिश में इतनी बढ़ती गई, लेकिन फिर भी ये जुड़े रहे किससे? भारतीय जो इडियम्स है उनसे, भारतीय कहावतों से, या भारतीय जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से ये जुड़े रहे। ये एक इन्फ्लुएंस्ड हुए किससे? आपका मतलब इनका काम जो है वो इन्फ्लुएंस्ड बताया जाता है अंग्रेजी के कुछ खास इतिहासकार, जिनमें से एक है आपका थॉमस हार्डी, है ना, थॉमस हार्डी। चार्ल्स डिकिंस का एक बहुत ही फेमस जो है वो वर्क है डेविड कॉपरफील्ड। चार्ल्स डिकिंस का एक बहुत ही फेमस वर्क है आपका डेविड कॉपरफील्ड। अगर किसी को पढ़ना हो तो यूट्यूब चैनल पे ही अपने वाले पे पढ़ा है। क्यों? क्योंकि ये भी आपका मध्य प्रदेश मेंस एग्जामिनेशन में जो है वो इसका पार्ट था। और साथ में जो है वो वर्ड हाउस, ये सब के सब जो है वो लोग थे जिनसे ये इन्फ्लुएंस रहे। डन। अब चलते हैं इसके बाद में कुछ खास इनके कंटेम्प्रेरीज की अगर बात की जाए। कंटेम्प्रेरीज यानी वो लोग जो समकालीन है, काम कर रहे थे आपका जो है वो, जब इनका जीवन काल चल रहा था तो उसी पैरेलल एक्शन में जो है वो और भी लोग थे। तो इनके समकालीन कुछ बेहतरीन राइटर्स, जिनमें से पहले हैं आपके मुल्कराज आनंद, है ना। मुल्कराज आनंद की अगर बात की जाए तो ये इनके फेलो पाइनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन बताए जाते हैं। ठीक है, मुल्कराज आनंद जो है वो इनके फेलो पाइनियर बताए जाते हैं इंग्लिश इंडियन फिक्शन, यानी भारतीय जो है वो इंग्लिश फिक्शन को टॉप पर ले जाने का जिन्होंने काम किया, उनमें से आपका एक नाम किसका आता है? मुल्कराज आनंद का भी आता है। किसका आता है? मुल्कराज आनंद का भी आता है, जिनका एक चैप्टर जो है वो आपको दिया हुआ भी है। मोर पॉलिटिकल इन टोन, मुल्कराज आनंद की अगर आप बात करोगे तो मुल्कराज आनंद जो है वो टोन इनकी काफी पॉलिटिकल रही। ठीक है, मतलब ये थोड़ा राजनीतिक प्रवृत्ति की बातचीत ज्यादा करते थे। वाइल नारायण वॉज मोर डोमेस्टिक और आयरनिक। नारायण जो है, नारायण स्वामी ने जो है वो मूल तौर पे किस पे लिखा? मतलब डोमेस्टिक यानी आपके आम मुद्दों पे बातचीत की, और ये थोड़े आयरनिक भी थे। मतलब ये एक तरीके से जो है वो तंज कसा करते थे, है ना। आयरनी जो है वो विरोधाभासी जो है वो प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। राजा राव इनके कंटेम्परेरी थे, जो अपने फिलोसफिकल और माइथिकल जो है वो स्टाइल की वजह से जाने जाते थे। नारायण प्रीफर्ड रियलिज्म, नारायण ने वास्तविकता पर जो है वो विश्वास किया। किस पर? वास्तविकता पर। नारायण जो है वो फिलोसफी पे बात नहीं करते थे, नारायण किस पे बात करते थे? रियलिज्म पे, वास्तविकता पे, एंड सिंप्लिसिटी और साधारणता पे। नारायण स्वामी यानी आर के नारायण के सारे जितने भी काम है ना, उनमें आपको एक चीज कॉमन दिखाई पड़ेगी। जितने भी कैरेक्टर हैं वो आम लोग हैं,
जितने भी बातचीत की गई है वो किसी टाउन कस्बे में बातचीत की गई है, जितने भी जो हैं वो कैरेक्टर्स हैं या उनका प्लॉट समराइजेशन है, तो वो सब कुछ आपको बिल्कुल आम आदमी के जीवन से सीधा साधा दिखाई पड़ेगा कि एक आम आदमी है, सुबह से शाम तक अपने काम पे जाता है, पत्नी और बच्चों से प्रेम करता है, बच्चों के लिए आजीविका कमा रहा है, 2 पैसा घर ला रहा है। ये सारी बातें इनके नॉवल में मूल तौर पे सिंप्लिसिटी और आपका जो है वो रियलिज्म दिखाई पड़ता है। निराज सी चौधरी है ना, निराज चंद्र चौधरी जिनका पूरा नाम है, निराज सी चौधरी भी अपने सिलेबस में है। इनका एक बहुत ही फेमस वर्क अपने सिलेबस में दिया हुआ है, माई मदर, जो अपन पढ़ेंगे। माई मदर बहुत फेमस है। बोथ क्रॉनिकल्ड इंडियन लाइफ बट नारायण फोकस्ड ऑन फिक्शनल माइक्रोजॉम्स लाइक मालगुडी, है ना। दोनों ही जो है वो क्रॉनिकल्ड इंडियन लाइफ के जो है वो लगातार एक तरीके से फोकस्ड किया। नारायण जो है वो उनका मेन फोकस था फिक्शनल जो है वो माइक्रोजोम जैसे मालगुडी को लेकर, जबकि चौधरी यानी निराज सिंह चौधरी ने जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल और हिस्टोरिकल प्रोज लिखी। ठीक है, आपके निराज सिंह चौधरी का एक फेमस एशे हमारे सिलेबस में दिया हुआ है आपका, इसका नाम है माई मदर, पढ़ेंगे अपन इसको। डन। चलिए, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम जो है वो प्रधानमंत्री रहे रिपब्लिक इंडिया के। जवाहरलाल नेहरू वैसे यूजुअली जो है वो कोई दो नॉट ए नॉवलिस्ट, कोई जो है वो उपन्यासकार नहीं थे, लेकिन नेहरू ने जो है वो एडमायर किया नारायण के काम को और हेल्प की उनको रिकॉग्नाइजेशन में। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड भी एमपी में 2 चैप्टर आपको दे रखे हैं, एक आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया दे रखा है और एक आपका जो है वो इनके ही जो स्पीचेज है ना उनका एक भाग दे रखा है, तो दोनों पर पढ़ेंगे, सिलेबस में है, ये भी है अपने। और ग्राहम ग्रीन, इनके बारे में मैं सारी चर्चाएं कर चुका हूं। ग्राहम ग्रीन भी इनके कंटेम्प्रेरी थे, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे, है ना, आपका जो है वो इंग्लिश नॉवेलिस्ट, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे और पर्सनल फ्रेंड थे, है ना, काफी अच्छे इनके मित्र रहे क्योंकि इन्होंने ही इनके पब्लिकेशन में हेल्प की। ग्रीन चैंपियन नारायण्स वर्क इन द वेस्ट, ग्रीन ने जो है वो ग्राहम ग्रीन ने ही वेस्ट में, देखो वेस्ट जब जब कहा जाए ना, जब साहित्य में आप वेस्ट की बात करो तो पश्चिम, और पश्चिम का मतलब अंग्रेजी जो है वो इंग्लिश की तरफ जाना है, अपन को ब्रिटिशियंस की तरफ जाना है, तो वेस्ट में यानी उस साइड में, यानी भारत जो है वो आपका उसके ऑपोजिट साइड में है, तो इस साइड में जो भी काम चलते थे उसकी बजाय वेस्ट साइड में, यानी ब्रिटिश जो है वो वर्क में, ब्रिटिश नॉवेल में इनका जो है वो नाम लिया, या मैं कहूं कि उनको जो है वो एक फेम जो है वो रिकॉग्नाइज करवाई। डन है। तो 4 से 5 लोग, अगर बात करें मुल्क राज आनंद, है ना, मुल्क राज आनंद भी जो है वो सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे। राजा राव जो इनके कंटेम्प्रेरी रहे, फिलोसफिकल और माइथिकल जो है वो वर्क पे बिलीव करते हैं। निराज सिंह चौधरी जिनका एक फेमस एसे हम लोग पढ़ेंगे, माई मदर, वो भी इनके कंटेम्प्रेरी थे। जवाहरलाल नेहरू जिनके बारे में हमें 2 बातें पढ़नी है, एक आपका जो है वो इनका कोई स्पीच और दूसरा ही साथ में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और साथ में ग्राहम ग्रीन जिन्होंने इनके पहले नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स को रिकॉग्नाइजेशन दिलवाई, उसको पब्लिकेशन दिलवाया और उसकी जो है वो टाइटल में भी हेल्प की, उसके टाइटल में भी हेल्प की। अब यहां से क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन। पहली बात, आपका टाइटल्स की अगर बात करें तो मास्टर ऑफ मालगुडी, है ना, इन्हें क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ मालगुडी कहा जाता है। ये तो बहुत फेमस है, या तो ऐसे लिखा हुआ आएगा, या मैंने आपको पहले ही कह दिया कि भैया जब मालगुडी नाम आए तो आपको समझ जाना है कि आर के नारायण की बात हो रही। फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन, ये भी याद रखना, तीनों ही इंपॉर्टेंट इनके लिए जो है वो आपके पॉइंट्स हैं कि इनको फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन के नाम से भी जाना जाता है कि भारत में जो है वो फिक्शन का काम आपका इंग्लिश के लिए किसने किया, शुरुआत किसने की, आपके जो है वो आर के नारायण ने की, इसलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश फिक्शन कहा जाता है, मास्टर ऑफ मालगुडी कहा जाता है और चेको ऑफ साउथ इंडिया, है ना। मैंने शुरुआती दौर में कहा था चेको, चेको सुना आप लोगों ने नाम, ऑफ आप लोगों ने नाम सुना हो, जिसने नहीं सुना वो तुरंत मेरी बात को सुनते ही कहेगा कि हाँ जी सर सुना है, बस आपने याद दिलवा दिया। एंटन चेको, है ना, एंटोन चेको एक रशियन जो है वो प्लेराइट थे, एक रशियन जो है वो नॉवेलिस्ट, रशियन नॉवेलिस्ट हैं। अब जैसा कि इन्होंने, एंटन चेकोव ने अपने वहां पे काम किया था रशिया के लिए जो है, यानी रशियन लिटरेचर में एज एन नॉवेलिस्ट काम किया था, वैसा ही काम भारत में साउथ इंडिया के आर के नारायण ने किया, भारत में साउथ इंडिया के आर के नारायण ने किया। ये फेमस है, इन्होंने बहुत सारे जो है वो ड्रामा वगैरह लिखे और इनका मेन जो एंटन चेकोव ने जो लोग लिए या जो इनका मेन वर्क था वो ज्यादातर आपको किससे दिखाई पड़ता है, मतलब डोमेस्टिक
डोमेस्टिक, है ना। आपका जो है वो लैंग्वेज कैसी दिखाई पड़ती है, इनकी लैंग्वेज जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज दिखाई पड़ती है, या आपका सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने लिखा। और सबसे मेन बात कि एक तरीके से जो है वो फेमिलियर जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा। अब भी अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं एक वर्ड लिखूंगा, शायद आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। द प्रपोजल करके एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, याद आया क्या कुछ, है ना, 10th क्लास में आई थिंक। द प्रपोजल करके एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जिसके राइटर एंटन चेकोव ही है। अब मैं आपको याद दिलवाता हूं उसके कैरेक्टर, फिर याद आ जाएगा। नताल्या, ठीक है, आपका लोमो और चुबको, ऐसे करके लंबा सा चैप्टर है एक, शायद मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जो है वो पार्ट में दिया हुआ है, अलग अलग एक्ट और अलग अलग सीन में उसको बांटा हुआ है, और शायद 15 से 16 पेज के अंदर उस चैप्टर को जो है वो दिया हुआ है। तो ये वही एंटन चेकोव है। अब उसमें आपने क्या देखा, उसमें कैसी बातचीत की गई है, बिल्कुल सादी बातचीत की गई है कि एक जो लोमो है वो हाथ मांगने आता है नताल्या का, है ना। चुबको जो नताल्या का पिता है वो क्या करता है, शुरुआत में सोचता है कि भाई ये पैसे मांगना आया, मतलब आम बातें। फिर वो खेत के लिए लड़ने लग जाते हैं कि भाई ये खेत की ये जगह हमारी है। फिर जब खेत की लड़ाई शॉर्ट आउट हो जाती है तो वो कुत्तों के लिए जो है वो लड़ने लग जाते हैं कि भाई मेरा कुत्ता जो है वो तुम्हारे कुत्ते से ज्यादा बेहतर है। तो ऐसी बहुत सारी बातें द प्रपोजल में कही गई है जो बहुत ही जनरल लाइफ की तरीके से बताने का काम करती है। तो अब समझ गए पूरी बातचीत। इन्हें कहा जाता है साउथ इंडिया का एंटन चेकोव। क्वेश्चन आएगा हु इज कोल्ड, आपका हु इज कोल्ड एंटोन चेकोव ऑफ साउथ इंडिया, तो कौन कहलाएंगे, आर के नारायण। एंटन चेकोव एक रशियन नोवेलिस्ट हैं, ये भी मैं बता चुका हूं। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था 1960 में, 1958 में नहीं मिला। इसमें जो है वो छोटी सी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये भी सही है, लेकिन किसके लिए मिला, इसको ऐसे लिखना था। 1958 में जो है वो आया था द गाइड, 1958 में आया था द गाइड, और 1960 में इनको क्या मिला, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। भाई साहब, भारत का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो इन्हें कब मिला, 1960 में मिला। 1958 याद मत रखना। 1958 में इन्होंने एक नॉवेल लिखा द गाइड, इन्होंने एक नॉवेल लिखा द गाइड, और द गाइड के लिए, उस वर्क के लिए, उस फेमस वर्क के लिए अच्छा, ये तो हम पढ़ेंगे भी ना, मैं इसको इतना हल्के में क्यों ले रहा हूं। द गाइड हम इसके जस्ट बाद में जो है वो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। द गाइड जिसमें बात की गई है राजू द गाइड के बारे में, और राजू किस प्रकार से जो है वो उसका जीवन कैसे बदलता है, कैसे जो है वो बाहर से कुछ लोग आते हैं, है ना। रेलवे राजू जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे, तो वो बहुत प्यारा सा एक नॉवेल है। मैं नेक्स्ट इसके जस्ट अगले वाले सेशन में उसी के बारे में बात करूंगा, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यहां खड़े होके सीधा पूरा नॉवेल मैं आपको सुनाऊंगा और आपको पूरा तैयार भी हो जाएगा। सबसे मजेदार बात आपके लिए ये रहेगी। तो उसके लिए नॉवेल वगैरह फिक्शन पार्ट के लिए परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छा तरीका उसका। 1960 में इनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये पूछा जा सकता है किसके लिए, 1958 का वर्क था इनका द गाइड के नाम से। इसके अलावा पद्म भूषण इनको मिला, पद्म भूषण 1964 में मिला। कब मिला, 1964 में इनको पद्म भूषण मिला। 1960 में मिला साहित्य अकादमी, 1964 में पद्म भूषण। एसी बेंशन मेडल जो है वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के द्वारा इनको दिया गया 1980 में। हालांकि पूछने की संभावनाएं कम रहती है, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए। पद्म विभूषण मैंने कहा था इनकी मृत्यु से 1 साल पहले इन्हें मिला 2000 में, क्योंकि 2001 में तो इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सन 2000 में इनको दिया गया भारत का सर्वोच्च दूसरा बड़ा पुरस्कार, जिसका नाम है पद्म विभूषण। इसके अलावा ये जो है वो 1989 से लेकर 1995 तक, 1989 से लेकर यानी 1989 से लेकर आपका जो है वो 1995 तक, 1995 तक ये 6 साल के लिए क्या रहे, राज्यसभा में जो है वो नॉमिनेटेड भी रहे। राज्यसभा में जो है वो नॉमिनेटेड भी रहे। एमपी के तौर पे इन्होंने राज्यसभा सांसद के तौर पे जो है वो काम किया। आपका नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। देन इसके अलावा इनको ऑनरेरी डॉक्टर की जो है वो कई यूनिवर्सिटियों ने डिग्री दी। लीड्स दी आपका ऑफ लीड्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, है ना। अलग अलग जो है वो आपका यूनिवर्सिटियों ने इनको डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की। तो यहां से तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो सीधे याद करने। मास्टर ऑफ मालगुडी आर के नारायण, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन आर के नारायण, एंटन चेकोव ऑफ साउथ इंडिया आर के नारायण। साहित्य अकादमी 1960 में मिला, 1958 का वर्क द गाइड जो उनका फेमस वर्क था उसके लिए।
पद्म भूषण 1964 में मिला, पद्म विभूषण सन 2000 में मिला, 2001 में इनकी मृत्यु हुई। 1989 से लेकर 1995 5 साल तक ये राज्यसभा में, 6 साल तक राज्यसभा में सांसद भी रहे। डन। तो ये सारी बातचीत इनके बारे में पता होना चाहिए। अब बातचीत करते हैं कि सर इनकी मेन थीम क्या थी, की थीम्स इन हिज वर्क्स, यानी आर के नारायण ने जितने भी काम किए, जितने भी वर्क्स लिखे, उनमें खास बात क्या दिखाई पड़ती है। तो उनमें कॉमन थीम का मतलब कॉमन जो है वो उनका एक पैटर्न क्या है, मिडिल क्लास को टारगेट किया है इन्होंने। सबसे पहली बात, मिडिल क्लास इंडियन लाइफ इन ट्रांजिशन, कि इन्होंने मिडिल क्लास पे बात करते हुए कि कैसे उनके जीवन में बदलाव आते हैं, इस बात को जो है वो मूल तौर पे दिखाया है। जैसे द इंग्लिश टीचर में भी यही दिखाया है, आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स में भी यही दिखाया है, द गाइड में भी यही दिखाया है। मैक्सिमम जो है वो इनके वर्क में मिडिल क्लास को टारगेट करते हुए कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आते हैं उसकी बात की गई है। साथ में ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बारे में चर्चा हुई है, यानी आपको परंपरा और जो है वो नए जो विचार है उन दोनों के बारे में ही बातचीत की गई है। ह्यूमन फॉले, आयरनी और जो है वो कॉमेडी इनके काम में दिखाई पड़ती है। फेट और डेस्टिनी जो है वो आपका इन एवरीडे लाइफ, यानी भाग्य बहुत जरूरी है। भाग्य और आपका डेस्टिनी, फेट एंड डेस्टिनी जो है वो उन्होंने दिखाया है। नियति जिसको अपन कहते हैं, भाग्य और नियति। ब्यूरोक्रेसी और एब्सर्डिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कि कैसे इंस्टीट्यूशंस ब्यूरोक्रेट होते हैं, कैसे वो सामने वाले को दबाते हैं, ये भी हमें देखने को मिलेगा। मॉरल डिलेमास ऑफ ऑर्डिनरी पीपुल, कि नॉर्मल जो लोग होते हैं उनमें और बहुत सारी जो है वो चीजें उनके साथ में घटती रहती है। साथ में इनोसेंस और कमिंग ऑफ एज की बात की गई है। क्रिटिसाइज और जो है वो क्रिटिक किया है इन्होंने ऑफ ब्लाइंड रिलीजियसिटी एंड स्पिरिचुअल प्रिटेंस। तो ये सारी बातचीत इनके काम में दिखाई पड़ती है। हालांकि इसमें से बहुत बेसिक बातचीत जो क्वेश्चन पूछता है वो इतनी सी है कि आर के नारायण जो है वो किस प्रवृत्ति का वर्क जो है वो लिखते हैं। तो आपको इनके पूरा समराइजेशन में लिखना है। मिडिल क्लास को टारगेट करते हुए आपका जो है वो किसके बारे में बात करते हैं, मिडिल क्लास को टारगेट करते हुए भारतीय जीवन को दिखाने का प्रयास इनका है। चलिए अब बात करते हैं इनके कुछ खास जो है वो वर्क्स को लेकर, या खास जो है वो फेमस इवेंट्स को लेकर जो इनके जीवन में रहे। 1930 जो है वो 1906 में इनका जन्म होता है। 1906 में जन्म के बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो पॉइंट्स पे हम बात कर रहे हैं। फिर अपन आते हैं 1930 में इनकी शादी होती है राजम से। राजम जिसकी मृत्यु 1939 में हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर टाइफाइड की वजह से इनकी जो पत्नी है उसका देहांत हो जाता है। मैरिड राजम लोस्ट हर टू टाइफाइड इन 1939। उसके बाद में ये उसी के बीच में 1930 में ही लिखते हैं आपका क्या, 1930 में ही लिखते हैं आपका नोवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो इनका पहला नोवेल है, और उसको पब्लिश करवाते हैं 1935 में। पब्लिश करवाते हैं 1935 में। पब्लिश करवाने में सहायता करते हैं ग्राहम ग्रीन। ठीक है, 1935 पब्लिश्ड फर्स्ट नोवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स। अगर ये पूछा जाए कि आर के नारायण का पहला नोवेल कौन सा है, तो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है वो पहला नोवेल है जो 1935 में पब्लिश हुआ। इसको भी अपन पूरा पढ़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है। रिजेक्टेड रिपीटेडली बट इवेंचुअली सपोर्टेड बाय ग्राहम ग्रीन, है ना, लगातार उसको जो है वो रिजेक्ट किया गया, लेकिन इनके पर्सनल फ्रेंड और इनके कंटेम्प्रेरी उस समय के एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, इनका नाम ग्राहम ग्रीन है, उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया और उसके बाद में उसको पब्लिश करवाया। इसके अलावा 1958 में इन्होंने लिखा एक बहुत ही फेमस वर्क द गाइड, जो भी अपने सिलेबस में है वो भी अपन पढ़ेंगे। द गाइड बिकेम अ ब्रेक थ्रू सक्सेस, लेटर अडेप्टेड इनटू एन अवार्ड विनिंग फिल्म। बाद में इसके ऊपर जो है वो एक अवार्ड विनिंग फिल्म भी बनी, और साथ में इसी के लिए 1960 में, है ना, आपका ध्यान देना, 1935 फिर 1939, उसके बाद में जो है वो 1958 से पहले भी कुछ चीजें रह गई। 1958 में स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखा, 1960 में इनको मिला पद्म भूषण। चलो 1976 में इन्होंने जो है वो फाउंडेड इंडियन थॉट पब्लिकेशन टू सेल्फ पब्लिश। 1976 में इन्होंने अपनी पब्लिकेशन की शुरुआत की। हालांकि बीच में मैंने कुछ वर्क्स छोड़ दिए हैं, जैसे मिस्टर संपत हो गया, द इंग्लिश टीचर हो गया, है ना, उनके बारे में हम अलग से चर्चा करें। ये तो कुछ खास पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। 1976 में इन्होंने अपनी खुद की जो है वो फाउंडेड इंडियन थॉट पब्लिकेशन, है ना, इंडियन थॉट पब्लिकेशन जो है वो इन्होंने शुरुआत की, और वो किसके लिए था, खुद पब्लिश करने के लिए, ताकि इनको लंदन जो है वो अपना काम ना भिजवाना। 1980 से 90 के बीच में ये एक लिटरेरी जो है वो एल्डर स्टेट्समैन बन गए थे, जिनको काफी ज्यादा जो है वो रेस्पेक्ट और तवज्जो दी जाती थी। फ्रिक्वेंटली रोट ऑन सोशल और पॉलिटिकल थीम्स। इन्होंने सोशल यानी सामाजिक और पॉलिटिकल थीम पर बहुत कम लिखा, लेकिन नॉर्मली लिखा।
2001 में इनकी मृत्यु हुई 94 साल की उम्र में, लेफ्ट बिहाइंड लेगेसी ऑफ ओवर 30 बुक्स एंड जनरेशंस ऑफ रीडर्स। अब बात करते हैं इनके सबसे पहले क्रिटिसिज्म के बारे में कि सर किसने इनको क्रिटिसाइज किया और किसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, प्रेज्ड फॉर, कि आर के नारायण को किन चीजों के लिए जो है वो क्या किया गया, प्रेज किया गया, प्रशंसा की गई। तो सबसे पहले आर के नारायण को उनके काम में जेंटल आयरनी का यूज करने के लिए, एम्पैथी का यूज करने के लिए और डीप ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडियन लाइफ, ये है इनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर थीम में आपको दिखेगा तो 99% यही ज्यादा दिखाई पड़ता है कि ज्यादातर उन्होंने जो है वो चीजें किसके पे बात की है, भारतीय जीवन पर ऑब्जर्व करने, भारतीय जीवन की सिंप्लिसिटी दिखाने का काम किया है। फिर बात आती है क्रिएशन ऑफ मालगुडी। इन्होंने जो मालगुडी जो एक फिक्शनल प्लेस बनाया वो वास्तविकता में कैसा था आपका, मतलब ये प्रेज है उनके लिए, प्रशंसा है कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन एक फिक्शनल प्लेस बनाया जिसका नाम था मालगुडी। जिसका नाम क्या था, मालगुडी, एज एन एंडरिंग फिक्शनल वर्ल्ड। प्राइडिंग वेस्टर्न नैरेटिव स्टाइल विद इंडियन सब्जेक्ट मैटर, और इन्होंने साथ में ही जो है वो वेस्टर्न नैरेटिव स्टाइल को इंडियन सब्जेक्ट मैटर से भी जोड़ दिया। लेकिन इनकी जाहिर सी बात है कि लोगों की आलोचना भी होती है, प्रेज भी मिलती है ना, वो तो हर व्यक्ति के साथ होता है। तो कुछ लोगों ने इनकी आलोचना भी की क्योंकि इन्होंने मेन तौर पे ज्यादातर बार बातचीत किस पे लिखी, आम आदमी पे, आम जीवन पे, भारतीय जीवन पे, है ना, एक जो है वो मध्यम वर्गीय समाज पे, मिडिल क्लास कम्युनिटी पे इन्होंने लिखा। लेकिन इन्होंने जो है वो पॉलिटिकल या फिर आपका पेट्रियटिज्म जो है वो पार्टीशन की थीम पर जो है वो नहीं लिखा, इसलिए उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया कि ना ही तो उन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज पे कुछ लिखा बहुत ज्यादा उस टाइम पे जो भी चल रहे थे, क्योंकि 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो उस समय पे जो भी मतलब पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे या पार्टीशन थीम्स के बारे में, तो उन्होंने इस पे कुछ नहीं लिखा, उससे थोड़ा इनको क्रिटिसिज्म दिखाई पड़ा, झेलना पड़ा। सीन बाई सम एज टू अपोलिटिकल और सिंपलिस्टिक। मॉडर्न व्यू क्या कहता है, आज का समय क्या कहता है आर के नारायण के बारे में, कि इनको वाइडली जो है वो रिकॉग्नाइजेशन मिली है किसके तौर पे, अ पायनियर ऑफ इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। ये मैं आपको बता चुका हूं कि इंग्लिश इंडियन फिक्शन के जो है वो फादर कौन कहे जाते हैं, इंग्लिश इंडियन फिक्शन के फादर भी किसे कहा जाता है, आर के नारायण साहब को ही कहा जाता है। A master stylist of quiet realism and cultural introspection। इंट्रोस्पेक्शन मतलब मैं थोड़ा सा आपको हटके बता रहा हूं, इंट्रोस्पेक्शन होता है आपका आत्मनिरीक्षण। देखो स्पेक्ट का अर्थ होता है जांचना, ढूंढना, स्पेक्ट का अर्थ होता है ढूंढना, इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण यानी अंदर, आत्म निरीक्षण मतलब खुद के अंदर झांकना, खुद के अंदर झांकना, है ना, आपका जो है वो इनर आपका होता है रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन होता है पुरानी बातों को याद करना, रेट्रो, है ना, रेट्रो आपका जो है वो मेमोरीज के लिए, आपका इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन। चल अब बात करते हैं इनकी कुछ मेजर क्रोनोलॉजिकली जो है वो ऑर्डर्ड किए कुछ वर्क्स के बारे में, दैट इज वेरी फेमस। मैं आपको फिर बता दूं, याद कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो 100% इसका स्क्रीनशॉट ले लो, भले ही पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, किसी भी लेवल के एग्जाम में आप बैठे हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनना बहुत सिंपली जो है वो देखा जाता है। जैसे सबसे पहले शुरुआत हुई 1930 में, इन्होंने लिख तो दिया लेकिन सर वो पब्लिश नहीं हुआ, सबसे पहला पब्लिश ही 1935 में हुआ। 1935 में आपका पब्लिश होता है स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो इनका पहला नॉवेल था, ध्यान रखना। इसी नॉवेल में इन्होंने उस फिक्शनल प्लेस मालगुडी की चर्चा की थी। दो बातें यहां से ध्यान रह जाएगी, पहला ये कि सर ये जो आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स है वो उनका पहला नॉवेल था और यहीं से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मालगुडी को, चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव से था। स्वामी एंड फ्रेंड्स में मैं आपको जो है वो जब पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि बच्चे और उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, और आपका फुल ऑफ चार्म और इनोसेंस, जिसमें बहुत सारे चार्म मतलब बहुत सारा चार्म भी दिया हुआ है और साथ में इनोसेंस, क्योंकि बच्चों की बात हुई है। फिर आया आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स की अगर बात करें, ये एक ट्राइलॉजी थी आपकी, है ना, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये आया 1937। इसके बाद में 1937 में आता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है भाई, 1937 में आता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। कमिंग ऑफ एज टेबल ऑफ ए यंग मैन नेविगेटिंग एजुकेशन एंड लव, ये कैसा दिखाई पड़ता है आपका कमिंग ऑफ एज,
आने वाले समय में जो बदलाव हो रहे हैं, उस एज का एक यंग व्यक्ति जो है वो नेविगेट करता हुआ दिखाई पड़ता है एजुकेशन और लव को। द डार्क रूम जो है वो बहुत फेमस है ना। डार्क रूम में एक ऐसी महिला के बारे में बातचीत की गई है, हालांकि मैं इसको पूरा एलिब्रेट करूंगा जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे इसके अंदर चलेंगे। तो फिलहाल हमारे जो है वो एमपी ग्रेड 1 में तो 2 टॉपिक दे रखे हैं, एक तो दे रखा है द गाइड और एक दे रखा है आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स। डार्क रूम अ क्रिटिक ऑफ पार्टिस पेट्रार्की, है ना, माफी चाहूंगा, पेट्रार्की होता है एंड डोमेस्टिक टेंशन। देखो पेट्रार्की क्या होता है, पितृसत्ता होती है ना, पितृसत्ता मतलब आदमी के मन में ये होना, जैसे इसमें क्या है, एक महिला है, ठीक है, डार्क रूम में एक महिला है, उस महिला का जीवन जो है वो बड़ा अस्त व्यस्त है, क्योंकि उसका पति उससे ज्यादा बाकी जो है वो बाहर की महिलाओं को टाइम देता है, ऑफिस में जरा टाइम गुजारता है, वो किसी महिला से इतना ज्यादा जो है वो मतलब प्रभावित है कि वो घर की जो है वो चीजें भी उसे ले जाकर गिफ्ट देने लगा है। और ये वो इतनी मतलब पेट्रार्की वहां पर दिखाई पड़ती है, पितृसत्ता वहां पर दिखाई पड़ती है, डोमेस्टिक जो है वो प्रेशर वहां पर दिखाई पड़ता है कि वो महिला कुछ कह भी नहीं पा रही है, वो अपने बच्चों के साथ में इनसिक्योर है और वो फिर जाके जो है वो वहां से घर छोड़ के चली जाती है और जाकर एक मंदिर में जो है वो पूजा वगैरह का काम करना शुरू कर देती है। कुछ इस प्रकार की जो है वो कहानी है, तो वो अपन बातचीत करेंगे। द इंग्लिश टीचर मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं और बहुत बढ़िया तरीके से 1939 में ये लॉन्च मतलब सॉरी पब्लिश हुआ। डीपली ऑटोबायोग्राफिकल है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब समझ गए, यानी ये उन्हीं के जीवन से रिलेटेड है। इंस्पायर्ड बाय डेथ ऑफ हिज वाइफ जिसका नाम था राजम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि द इंग्लिश टीचर तो इन्होंने राजम के ऊपर ही लिख दिया था लगभग लगभग, ठीक है। मिस्टर संपत सैटिरिकल नॉवल है, जर्नलिज्म और फिल्म जो है वो मालगुड़ी को लेकर। मिस्टर संपत भी काफी अच्छा है। राइटिंग फॉर द महात्मा फीचर्स गांधी ओनली नॉवल विद पॉलिटिकल बैकअप, है ना, बैकड्रॉप जो है, मतलब वेटिंग फॉर द महात्मा थोड़ा सा जो है वो पॉलिटिकल भी दिखाई पड़ता है आपको, और ये इनका एकमात्र जो है वो वर्क है जिसमें पॉलिटिक्स यानी राजनीति दिखाई पड़ती है। द गाइड जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, 1960 में आया, 1958 में आया, 1960 में इसके लिए जो है वो क्या दिया गया, प्राइज दिया गया, क्या दिया गया, प्राइज दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया। मोस्ट फेमस वर्क जो हमें दे रखा है, हम कल के सेशन में इसको मतलब इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे। स्पिरिचुअल सेटायर और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई है कि कैसे एक व्यक्ति जो रेलवे राजू है वो चोरी करता, मतलब चोरी करने का मतलब वो कुछ गलत करता है और फिर वो उससे बाद में कैसे उसका जीवन जो है वो बदल जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। द मेन ईटर ऑफ मालगुड़ी, है ना, मालगुड़ी नाम आ गया तो आर के नारायण वैसे ही याद रह जाएगा अब आपको। अ मोरल फेबल विथ माइथिक ओवरटोन के साथ में जो है वो मॉरल फेबल है। आपका वेंडर ऑफ स्वीट्स आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में दिया हुआ है ये टॉपिक, जो किसका है, 1967 में। ये याद रखना, छोटी छोटी चीजें तो एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए, है ना, आपका कि कौन कौन से वर्क इनके कब आए हुए हैं। 2 वर्क तो हम पढ़ेंगे, बाकी का आपको पता होना चाहिए। वेंडर ऑफ स्वीट्स आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी दिया हुआ है, जिसमें एक्सप्लोर होते हैं फादर और सन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट और मॉडर्न और ट्रेडिशनल जो है वो वैल्यूज की बातचीत होती है। वहीं आपका अपेंटर ऑफ साइंस अ लव स्टोरी विथ फिलोसॉफिकल अंडरटोन्स। टॉकेटिव मैन लाइट सेटायर ऑन जर्नलिज्म एंड एम्बिशन। और आपका लास्ट है ग्रैंड मदर्स टेल जो है आपका हिज लास्ट मेजर वर्क, है ना। ये भी ध्यान रखना कि इनका सबसे बड़ा जो लास्ट मेजर वर्क है वो कौन सा है, ग्रैंड मदर्स टेल है, 1993 में आया, 1993 में आया, फिर 2001 में तो इनकी मृत्यु हुई हो। तो ये मोस्ट फेमस वर्क्स है जो आपको पता होना चाहिए। होप आपको ये बढ़िया भी लगे होंगे। लिखना, बढ़िया नोट्स बनाना इनकी प्रॉपर। 1935 स्वामी एंड फ्रेंड्स से शुरुआत, उसके बाद में ये 3 थे आपके ना, ट्रायोलॉजी कहा जाता है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स और आपका जो है वो इंग्लिश टीचर। कौन कौन सा, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स और इंग्लिश टीचर। तो इसके साथ में आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में, 38 में डार्क रूम आया, 1939 में इंग्लिश टीचर आया जो इनकी पत्नी से जो है वो प्रभावित था, ऑटोबायोग्राफिकल उसकी टोन थी। उसके बाद में मिस्टर संपत आया 45 में, वेटिंग फॉर महात्मा आया आपका जो है वो 55 में, 58 में जो है वो द गाइड आया, जो भी हम टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें इनके बारे में। फिर इनके एडिशनल नोट्स को लेकर अगर बात करें तो इन्होंने एक्सटेंसिवली जो है वो शॉर्ट स्टोरीज लिखी, जो मालगुडी डेज आपका, इन शॉर्ट स्टोरीज मालगुडी डेज जो 1943 में टीवी सीरियल जो है वो इस पर बना आपका 1980 में। शॉर्ट स्टोरी भी इन्होंने लिखी मालगुडी डेज के नाम से। साथ में इन्होंने महाभारत और रामायण का इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया। ये भी बड़ा अच्छा है कि आपका आर के नारायण ने क्या किया है, महाभारत और रामायण का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। ये एक कॉलमिस्ट के तौर पे भी इन्होंने थोड़े समय के लिए द हिंदू के लिए काम किया एंड द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के लिए काम किया।
अवॉइडेड लंदन लिटरेरी सर्किट्स, चूज मैसूर एज हिज क्रिएटिव हब। मतलब कहने का अर्थ ये है कि इन्होंने लंदन जाके वहां लिखना शुरू नहीं किया कि वहां राइटर्स के बीच में रहूंगा, कुछ सोचूंगा, बढ़िया लिखूंगा। इन्होंने सब कुछ जो है वो किससे, मैं जो है वो अपना क्रिएटिव हब जो है वो किसको चूज किया, मैसूर को, यानी यहीं से लिखा। मालगुडी इज नाउ स्टडीड एज ए माइक्रोस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंडियन लाइफ। जो है वो मालगुडी को मतलब एक फिक्शनल प्लेस के तौर पे जो है वो दिखाया गया है। किसके तौर पे, माइक्रोजोम ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंडियन लाइफ के तौर पे, एक फिक्शनल प्लेस के तौर पे इसको जो है वो दिखाया गया। डन। तो ये बात हुई किसके बारे में, आर के नारायण के बारे में। बात कर लेते हैं रिनोड ऑथर्स के बारे में। तो कोई खासा इसमें जो है वो आता नहीं है। आपका वन ऑफ द थ्री पिलर्स, यानी तीन पिलर जो है वो आपके दिखाए गए हैं। एक आपका मुल्कराज आनंद, एक आपका राजा राव, और तीसरे हैं आपके आर के नारायण, जिन्होंने इंडियन इंग्लिश फिक्शन को इस लेवल पर लाकर खड़ा किया है ना। राजा राव और आपके इन दोनों को ही मैं कंटेम्प्रेरी पढ़ा चुका हूं शुरुआत में, ये दोनों इनके समकालीन थे। डन। हाउसहोल्ड नेम थ्रू बोथ बुक्स एंड टीवीज, हिज वर्क इज अ ट्रेजर trove for themes of cultural conflict, social change and human resilience। चलो, ये बातचीत है किसके बारे में, आर के नारायण के बारे में। होप आपने बहुत सारी चीजें जो है वो कुछ नई भी सीखी होगी, खासतौर से इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को ध्यान रखना। इनके बारे में आपका चेको ऑफ साउथ इंडिया, या आपका जो है वो पाइनियर जो है वो इंडियन राइटर की बात कहें, या आप इंडियन जो है वो इंग्लिश इंडियन फिक्शन की अगर बात करें, तो भी आप किसका नाम लेंगे, आर के नारायण का नाम लेंगे। ये बुक के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। जिनको बुक चाहिए इस लेवल पे, ये जो कंटेंट दिया हुआ इससे एक कदम ऊपर ही लेवल पे आपको जो है वो कंटेंट बुक में मिलने वाला है। तो इसके लिए आप बाकायदा इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, जैसे ही स्टॉक में आएगी आपको बता दिया जाएगा। ये तो भी लेट आएगी है ना, 15 अगस्त के आसपास जो है वो अब आएगी, क्योंकि ये लेट होगी। 5000 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 5000 क्वेश्चन आएंगे और बढ़िया बेहतरीन बुक आएगी पूरी। इसमें एलिब्रेशन भी यानी एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ होगा। और ये आपकी जो है वो ऑलरेडी लॉन्च्ड है, ये आपको जल्दी ही मिल जाएगी। कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आपको लगता है ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर है, अब हम बात करेंगे एक सेशन में द गाइड के बारे में, पूरा डीप सेशन पूरा का पूरा, जिसमें शुरुआत करेंगे हम कि द गाइड जो है वो क्या है, इसका जनर क्या है, इसका सब जनर क्या है, इसमें टाइटल्स कौन से हैं, फिर इसको जो है वो कब पब्लिश किया गया, कब कंपोज किया गया, कंपोजिंग टाइम, कंपोजिंग प्लेस, सब कुछ। फिर लेकर चलेंगे उसकी जो है वो थीम्स को, फिर लेंगे उसमें प्लॉट समराइजेशन को कि प्लॉट समरी पूरा समझेंगे, फिर लेंगे उसमें कैरेक्टर्स को कि सर कैरेक्टर कौन कौन से हैं, और उसके बाद में मिलेंगे आपको स्टैंडर्ड नोट्स कि चैप्टर वाइज जो है वो समरी देखेंगे कि जो भी द गाइड है उसमें जितने भी चैप्टर हैं तो हर एक चैप्टर में क्या हुआ, पूरी कहानी आपको मैं सुनाऊंगा बिल्कुल सीधे सीधे, और आपको तुरंत तैयार भी हो जाएगी। तो ये आपका बैच जो है वो कंप्लीट मिल जाएगा आपको लिटरेचर में। यहाँ तो यूट्यूब पे तो कुछ ही सेशंस जो है वो डाले जाते हैं इसी लेवल पर, सेम टू सेम यही लेवल या इससे भी एक कदम ऊपर आपको जो है वो हमेशा देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका इंग्लिश लिटरेचर हो, मतलब इंडियन लिटरेचर हो, चाहे वो आपका ब्रिटिश लिटरेचर हो। तो दोनों पे ही बात करेंगे। ये प्रीलिम्स है जिसमें आपका टेस्ट सीरीज वगैरह सब साथ में है, और ये आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस है। इसकी वैलिडिटी जो है वो मेंस एग्जाम तक है। करना क्या है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, और यहां से आपको या तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बुक या और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो इस नंबर पर मैसेज या कॉल आप जो है वो कर सकते हैं। मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।